मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सलाल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 15 जून से बनने वाले 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको परीक्षा के तहत हेल्पफुल लगेगा। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न, और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश किया करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है और हम वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी ज्ञान हम देते हैं, साथ में जीएस की भी तैयारी हो जाती है। तो ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा। तो मेरा पहला प्रश्न है करंट अफेयर से, हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में लगता है? तो इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला लगता है। अब इसकी कहानी क्या है तो हम आपको बता दें। कश्मीर घाटी के गांदरबल ज़िले में स्थित खीर भवानी मंदिर में हर साल मेला लगता है। कश्मीर पंडितों के लिए यह मंदिर और मेला बेहद अहम है। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित खीर भवानी मंदिर के मेले में हिस्सा लेने के लिए यहां आते हैं। महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में महाराजा हरि सिंह ने पुनर्निर्मित किया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हरि सिंह का शासन था ना, तो उनका मतलब वो संविधान भी चलता था अलग। और मंदिर में एक खष्टकुंवरी झरना और एक छोटा संगमरमर का मंदिर है, जहां देवी की मूर्ति स्थापित है। और आगे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 31 दिसंबर 2019 को यह केंद्र शासित रूप में बन गया। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर। और श्रीनगर की स्थापना की बात करें तो ये श्रीनगर का संस्थापक कौन था? तो अशोक जो था, अशोक चंद्र गुप्त महान जो, वही इसका संस्थापक था। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगला हमारा प्रश्न है, और जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें तो वहाँ केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और वहाँ के केसर को जीआई टैग भी मिला है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पर है? 127, 129, 135, 154। तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा, 129 रैंक पे आया है भारत इस समय। और इसमें बता दें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 2024 में 2 स्थान गिरकर 129 आ गई। 2023 में यह रैंक 127 थी और 2022 में 135 थी। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है और 2024 में 18वां संस्करण पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट कि मतलब 2024 में इसका संस्करण कौन था? तो 18वां था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले नंबर, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन है और भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना ये चीज़ कि भारत की रैंक आपकी क्या आई है? तो 129 आई है। ठीक, और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुई। मुख्यालय इसका कोलोगानी स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष इसके क्लास एम शॉब हैं। ठीक, और पड़ोसी देशों में बता दें रैंकिंग किसकी आई है? तो पाकिस्तान की 145 है, भूटान की 124 है, श्रीलंका 122 है, नेपाल 117 है, चीन 106 और बांग्लादेश 99 पर सबसे बढ़िया ना। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की शुरुआत की बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना ये तो अभी हम बता चुके हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, राजीव तारानाथ का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सरोद, तबला, सारंगी या बांसुरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो सरोद से संबंधित थे, सरोद वादक थे। और राजीव तारानाथ जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे। यह सेनिया मैहर घराने के एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक पंडित तारानाथ के भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान को एक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से मान्यता दी गई है। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म अगर पूछे तो जन्म इनका 17 अक्टूबर 1932 को पंडित तारानाथ और सुमति बाई के घर में हुआ था, मैसूर कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, 60,000 करोड़ रुपए लागत से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश में ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी? गेल, वेल, एनटीपीसी या आईओसीएल? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल एक गेल है। ठीक, गेल के बारे में बता दें तो सीहोर जिले में की आष्ठा तहसील में लगभग 60,000 करोड़ के निवेश से निर्मित होने वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना है। ठीक, और इस परियोजना में ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत LLDPI
DPI, MEG और प्रोपिलीन जैसे पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा। गेल की स्थापना की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये नवरत्न और महारत्न में शामिल कंपनियां हैं। तो 16 अगस्त 1984 की इसकी स्थापना हुई है और इसके जो अध्यक्ष हैं गेल के तो संदीप कुमार गुप्ता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री निजीत मोइना योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये फिलहाल जो योजना है ये असम सरकार ने शुरू की है, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने चालू किया है। और निजीत मोइना योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा, ठीक। और डिग्री के छात्रों को 1250 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों को 25 रुपये मिलेंगे, ठीक। और आगे, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए एक योजना शुरू करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा, ठीक। तब तो बढ़िया सुविधा यार। और शर्मा ने कहा है इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शादी में देरी करना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में काफ़ी वृद्धि होगी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। और एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। डिगबोई 1901 में पहला तेल का कुआं असम में खोदा गया। और काजीरंगा जो है मोबाइल सैटेलाइट से युक्त पहला अभ्यारण्य है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट असम से कुछ संबंधित प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादक देश कौन सा बना? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर, भारत बना दूसरा सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादक और पहले नंबर पर है ये चीन। अब इसके बारे में बता दें कहानी इसकी क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, लोग जानते होंगे, हंसाने वाली गैस इसी को बोलते हैं। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग, क्योंकि यूरिया में कितना 46% नाइट्रोजन होता है ना, तो उसी का ये सब खामियाजा है। तो नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग और पशु गोबर से होता है। हालांकि इसका वर्तमान स्तर कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना कम है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक रहता है तो तेज़ी से बढ़ जाएगा, ठीक। और भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे बोलते हैं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा वातावरण को गर्म करती है, ठीक। इसी वजह से देखो अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी ना, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। और 2020 में इस तरह के वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन का लगभग 11% भारत से था, जो 16% के साथ केवल चीन से आगे था। बुधवार को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार इन उत्सर्जनों का प्रमुख स्रोत उर्वरक उपयोग से आता है। इसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है ना। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू करने के लिए फैसला किया? अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब या कतर? राइट आंसर यूएई ने किया है भारत के साथ ये स्थानीय मुद्रा निपटान की प्रणाली का शुरुआत। अब इसमें बताएं आपको, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई बोलते हैं ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये INR और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जो चलती है वहाँ पे यूएई में के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। और यह निर्यातकों को और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, ठीक। और अगला है इसी में डिटेल, तो RBI की योजना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थानीय मुद्रा में निपटाने की है, जिससे आयातकों को रुपए में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी, ठीक। अपने देश की मुद्रा में आप भुगतान कर सकते हो। नहीं ऐसे है तो जैसे दुबई जाओ तो दुबई का पैसा लगाओ, नहीं अब ऐसा नहीं है, भारत का ही पैसा लग जाएगा, उसकी कीमत बता दी जाएगी ना। और यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। अभी बारिश हुई है अबू धाबी में, आप लोगों को याद है कि मतलब भयंकर तरीके की बारिश वहाँ ने कृत्रिम रूप से करवा दी थी। और यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, ठीक। याद रखना है सब चीज़। अगला हमारा प्रश्न है, PM श्री पर्यटन वायु सेवा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? मध्य प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मोहन यादव ने ये शुरुआत की है। इसके में बताएं आपको, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर PM श्री पर्यटन वायु सेवा नामक
से अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरू की। अंतर्राज्यीय मतलब जो अपने राज्य के अंदर ही शुरू हो जाए, जिले से जिले में, ठीक। और उन्होंने यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए और टिकट बुकिंग काउंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली शहर हवाई सेवा से अब जुड़ जाएंगे ये सब। और मध्य प्रदेश का इंदौर जिला आपको पता होगा कि 7 बार स्वच्छ जिला घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव। एक चीज़ और बता दें आपको इम्पोर्टेंट, झीलों का शहर भोपाल को बोलते हैं, ठीक। और बता दें विश्व की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की भोपाल में है, ठीक। याद रखना, ये मतलब किसी को ज़्यादा पता तो नहीं होगा किसी को, पर मुझे इस बारे में पता था तो इसलिए मैंने बता दिया कि विश्व की सबसे छोटी मस्जिद विश्व लेवल की, तो याद रखना 2.5 सीढ़ी की भोपाल में बनी है, ठीक। सीक्रेट जानकारी थी, बता दिए, याद रखना बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? शिल्पी अग्रवाल, नीलम सिंह, नयनतारा, ये तो फिल्म से संबंधित। अरुणिमा सिन्हा ये विकलांग थी जो हिमालय पर्वत में चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट में। इसका राइट आंसर है फिलहाल, इसका सही जवाब होगा शिल्पी अग्रवाल। और इनके बारे में बता देते, लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक हासिल करके शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी हैं। और ओलंपियाड का आयोजन भारत की सबसे तीव्रता से बढ़ती एडटेक कंपनी ऑफ एजुकेटर्स द्वारा किया गया था। और इसमें इस योजना के पहले संस्करण में 3300 शिक्षकों ने भाग लिया। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को 10 लाख रुपए पुरस्कार मिला, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, अजीत डोभाल, रणजीत सिंह, स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर अजीत डोभाल जो है तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षाकार नियुक्त किए गए। अब इनके साथ अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षाकार सलाहकार तीसरी बार नियुक्त हुए। और डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। क्योंकि नए मंत्रिमंडल की घोषणा हो चुकी है, तो जितने भी पद बदले गए हैं उनको आप याद करने लेना कौन सा विभाग किसको मिला, ठीक। और मंत्रिमंडल किसी दिन करवा देंगे, फिलहाल जो भी जिसको मिले हैं शायद कल तक हो सकेगा तो हम आपको बता देंगे। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कल इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। ये नियुक्तियां 10 जून से प्रभावी होंगी। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा के तहत बेहतर हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि इसमें समय निकाल के 2-3 घंटे हम देते हैं, बनाते हैं, तो उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता तो मुझे भी दिक्कत होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बाय सभी को।